नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और चलिएगा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे भारत में जो पहले चुनाव हुए थे और जो अब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेने वाले हैं और किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक डाउट है जो लास्ट लेक्चर में काफ़ी लोगों को आया था, तो वही कमेंट सेक्शन का डाउट पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कल आपको एक बताया था कि जो वोटिंग एज थी, जो वोट करने की उम्र थी तब भारत आज़ाद हुआ था, तो वो थी हमारे देश में 21 साल। ठीक है, बट वो 1988 में एक संविधान संशोधन आया था जिसे कहा जाएगा 61वां संविधान संशोधन, जिसने कि ये एज 21 से 18 साल कर दी थी। तो अब बहुत सारे लोगों को डाउट था। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने ये डेट आपको गलत बता दी है, ये 1989 है। तो देखिए, आपका डाउट जायज़ है और मैं आपका डाउट बताती हूँ कि कैसे जायज़ है और दोनों चीज़ें कैसे सही हैं। तो देखिए, ये तो अब मैंने गवर्नमेंट की साइड से लिया है, अभी आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूंगी, क्योंकि जब ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का आंसर देना हो ना, तो गवर्नमेंट की साइड का सोर्स ही बेस्ट रहता है। क्योंकि भाई कल को आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दो और उसी एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो आपको तो ये लगेगा ना कि आपने गलत पढ़ लिया था, टीचर ने गलत पढ़ा दिया था, उसकी वजह से आप पूरी लाइफ आपका एक सिलेक्शन रह गया। तो इस वजह से गलत ना पढ़ते हुए अब चलिएगा देखते हैं गवर्नमेंट की साइड पे। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जब जो आया था ना, लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, तो ये दिसंबर 1988 के आसपास में लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका था। और जो इसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर मिले थे, ये डेट ऑफ असेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसे 28/3/1989 में डेट ऑफ असेंट का मतलब है राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर इस टाइम पे मिले थे। ठीक है, तो ये फोर्स में, ठीक है, लागू कब आया था? 28/3/1989 से, बट इसे लिखा ऐसे जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला स्क्रीनशॉट, अब ये जैसे ब्लू वाला है तो इस पर आप टच करोगे तो एक लिंक खुलेगा और ये लिंक खोल के ये वाली साइट है, मैंने इस पर देखा है, आप भी देख सकते हो। ठीक है, विधायी विभाग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, ये सरकार की साइट है। और इस पे देखिएगा द कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। अब देखिए, ये मैंने अपने मन से तो नहीं लिखा है 1988 और 1989, ये मैंने आप सरकार की साइट से लिया है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें लागू कब हुआ, क्या लिख रहा है। ठीक है, तो आपके चांसेस, ज़्यादातर चांसेस ना क्वेश्चन गलत करने के कब होते हैं, तब आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, आप या मैं कोई भी सॉल्व करे। और अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ना आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। तो चलिएगा, अब आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको ये डाउट रहता है तो प्लीज़ आप वापस से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगी कि डाउट क्लियर कर दूं या फिर आपको वहीं पे कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूं। तो चलिएगा, ये है हमारा आज का लेक्चर नंबर 20 और इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे जो पहले आम चुनाव हुए थे वो कैसे हुए थे, कब हुए थे, उनके पीछे की स्टोरी क्या है। तो देखिए, जितना ये कहने में आसान है ना, पहले आम चुनाव, मैं बस लिख दिया ये कि 1951 से 1952 तक हुए थे जी, ये बिल्कुल इतना आसान नहीं था। क्योंकि देखिए, हमारा देश हुआ था नया नया आज़ाद, ठीक है, और उस टाइम पे गरीबी सबसे ज़्यादा देश में थी। तभी 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था और 1951, ये जो 3-4 साल का टाइम लगा है चुनाव कराने में, ये इसी वजह से लगा था क्योंकि लोग नहीं पढ़े हुए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने, जब हमारे यहाँ के नेताओं ने सोचा था कि हमको चुनाव कराने हैं और अपने देश में लोकतंत्र रखना है। लोकतंत्र का मतलब है कि आप, मैं, तुम, हम वोट दे सकते हैं सरकार को, अपने जो नुमाइंदे हैं उनको चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं और हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे उस टाइम पे ना इतना मजाक उड़ाया गया था भारत को, भारत के लोगों का। देखिए, जब भी आप देखोगे पर्सनल लाइफ में कुछ भी, जब भी कोई अच्छा करने की सोचता है, ठीक है, उसे ये नहीं कि मोटिवेट किया जाए, ठीक है, उसका हमेशा से क्या करा जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। यही हमारे भारत देश के साथ में हुआ था। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो इनके लोगों ने भारत का इतना मजाक उड़ाया कि देखिए ये क्या लोकतंत्र, मतलब मुश्किल ही है यहाँ पे तो लोकतंत्र लाना, और ऊपर से ये सोच रहे हैं चुनाव कराने की। क्योंकि जो उस टाइम पे भारत के साथ साथ में और भी नए देश जो आज़ाद होके आ रहे थे उस टाइम पे, एक तो चाइना था, ठीक है, चीन, और पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत आपको पता ही है, वहाँ पे क्या मिलिट्री रूल चलता है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, दिखाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी लिखते हैं, बट वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नहीं है। 1900
71 में जब वो लोग क्या कहते हैं बांग्लादेश टूट के बन गया, वो दो देश भी टूट गए क्योंकि उन्होंने अपने वहाँ पे लोगों को ढंग से बोलने की आज़ादी, चुनाव में कोई आज़ादी नहीं दी थी। और आप चाइना का हाल देख सकते हो, वहाँ पे कोई नाम का लोकतंत्र नहीं है। अगर वहाँ पे कोई लोकतंत्र की डिमांड भी करता है तो भाई उनका बहुत ही बुरा हाल किया जाता है, उनकी फैमिली तक को गायब कर दिया जाता है, पूरे पूरे परिवार को। वहाँ पे कोई बोल नहीं सकता है। आपने कोरोना वायरस का केस में भी देखा होगा कि कैसे वहाँ पे लोगों को शांत किया गया। वहाँ पे कोई एग्जैक्ट नंबर डेटा नहीं निकल के आता है। तो देखिए, आप अपने आप को सबसे पहले तो एक लकी इंसान महसूस कीजिएगा कि आप एक इतने अच्छे देश में रहते कि जहाँ पे लोकतंत्र है और हर लोगों की सुनी जाती है। देखिए, थोड़ी बहुत कमियां तो हर जगह आती हैं, बट जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट होती है। तो देखिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारे यहाँ का मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा था कि ये देखना, भारत देश तो टूटेगा और यहाँ पे भाई अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे चुनाव करेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे कि भाई हमें वोट किसको देनी है। तो भाई ये बात भी सही थी, क्योंकि जब उस टाइम पे भारत 1951 सेंसस के हिसाब से, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी लिटरेसी थी भारत की, कितना जो साक्षरता दर थी, कितने लोग साक्षर थे 1951 में। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है, बट कुछ 18% के आसपास थी। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर याद है, एग्जैक्ट नंबर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 18% के आसपास जो लोग शिक्षित थे, तो मतलब कि हो गए 82% से 85% के करीब लोग थे वो अशिक्षित थे। ठीक है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ऐसी सिचुएशन में चुनाव कराना, क्योंकि भाई चुनाव करेंगे तो वोट उनको जाके देखनी है कि किसको वोट देनी है, नाम भी पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है वो आती है हमारे इलेक्शन कमीशन की, जो कि आता है आर्टिकल 324 के अंदर, जिसको कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने पता किया कितना अच्छा काम किया था। उन्होंने जो भारत के जो सिनेमा घर होते थे ना, उनमें मूवीज नहीं चलती थी उस टाइम पे, उन सब में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी। लोगों को शिक्षित किया जाता था कि आपको ऐसे ऐसे चुनाव देने हैं, आपको ये करना है वो करना है, मतलब पूरे एफर्ट्स लगा दिए थे। और ये ना पहली एक त्योहार टाइप का हो रहा था, क्योंकि भारत में पहली बार चुनाव हो रहे थे, इतने बड़े लेवल पे स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहे थे, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हो रहे थे। तो लोगों में एक बहुत तरह का उत्साह था, उमंग थी, खुशी थी, क्योंकि पहली बार देखने को मिल रहा था इतने बड़े लेवल पे जो चुनाव प्रसार हो रहा था। गाड़ियों में और कुछ भी नहीं छोड़ा था, मतलब गाय भैंस सब पे चुनाव प्रसार करते थे लोग जा जाके। तो बहुत मतलब एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था हमारे यहाँ पे चुनाव कराना। तो चलिएगा, उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, जो सोचते हैं कि वो अपने आप को बहुत आगे बढ़ा हुआ सोचते थे। और देखिए, भारत ने क्या किया, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तुरंत तुरंत सॉरी, महिलाओं को भी जो वोट करने के अधिकार थे ना, कि उन्होंने बोल दिया कि भाई आप महिलाओं को भी यहाँ पे वोटिंग राइट मिलेंगे, मतदान का अधिकार मिलेगा, पुरुषों को भी मतदान का अधिकार। तो ये आप एक भारत में ही देख सकते हो। और यहाँ के लोगों का उन्होंने बहुत ही मनोबल तक गिराने की कोशिश करी। बट हमारे यहाँ पे कोई चुनाव पहली बार नहीं नए थे, और हमारे यहाँ का जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत का इतिहास आप उसमें पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि लोकतंत्र, ठीक है, हमारा ये जो रिपब्लिक, लोकतंत्र, ठीक है, गणतंत्र, ये तो हमारे भारत के इतिहास में बहुत पहले से है। मौर्यन एम्पायर आप देख सकते हो, अर्थशास्त्र में ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, चाणक्य ने इन सब चीजों का जिक्र किया है, और आप बहुत सारा देख सकते हो गौतम बुद्ध के टाइम पे। तो भाई लोकतंत्र तो हमारे लिए कोई एकदम से नई चीज तो थी नहीं। तो इसीलिए जो हमारे उस टाइम के नेता थे उन्होंने रखा भरोसा कि भाई जब हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में ये सब चीजें हो रखी हैं, तो चाहे हमको कोई कितना भी डिमोटिवेट कर ले, हम तो इलेक्शन करा के रहेंगे। और आपको पता है, सबको, पूरी दुनिया ने देखा कि कितने सफल तरीके से भारत में इलेक्शंस हुए थे। इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उस टाइम पे लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और चलिएगा, आप देखते हैं, थोड़ा डेटा एंड फिगर देख लेते हैं कि फैक्ट्स फिगर क्या है उस टाइम पे। तो जो हमारे इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। लगभग ये 5 महीने चले थे। ठीक है, जो इलेक्शंस थे वो लगभग 5 महीने चले थे। और ये कितने चरण में चले थे, मतलब कितने फेजेस में हुए थे, कितने दिनों में हुए थे, तो ये चले थे 68 चरण में। ठीक है, जैसे आपने अभी वाले लोकसभा के इलेक्शंस देखेंगे कि हमारे जो 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस कितने चरण में चले थे, तो उसी प्रकार से ये चले थे 68 चरण में। तो उस टाइम पे कितनी सीट्स थी, उस टाइम पे सीट्स थी 489, 489 सीट्स थी, जिसमें से कि जीती थी 364 कांग्रेस ने। सबसे ज्यादा सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, क्योंकि देखिए कांग्रेस उस टाइम पे सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी, 1885 में बनी थी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। और लोगों का एक भरोसा था उस टाइम पे, लोग ना नेताओं को पूछते थे, क्योंकि उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में, ठीक है, बहुत योगदान रहा था। संविधान उन्होंने बनाया,
और जो उस टाइम पे महात्मा गांधी जी थे, बड़े बड़े लोग थे, उनकी आइडियोलॉजी से, ठीक है, उनके विचारों से प्रभावित थे। तो जितने भी उस टाइम के बड़े बड़े लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब क्या थे, ये कांग्रेस के साथ में थे। तो इस टाइम पे ये तो आसान है कि भाई देखो कांग्रेस की ही जीत होनी थी। तो जो बहुत ही बहुमत प्राप्त किया था 364 सीट्स का, वो था कांग्रेस का। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे पार्टी आई थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने पाई थी 16 सीट्स। तो चलिएगा, और अब ये देखते हैं कि देखिए उस टाइम पे जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 36 करोड़, ठीक है, और उसमें से थे लगभग 17.3 करोड़ मतदाता। आप कह सकते हो कि 17 करोड़ के करीब मतदाता थे, और जिन्होंने वोट दिया था, ठीक है, 45.7% लोगों ने, जो मतदान की परसेंटेज रही थी, इतने लोगों ने आके वोट दिया था। तो आप ये मत समझिएगा कि ये नंबर कम है, ये नंबर बहुत है, अच्छा खासा नंबर था उस टाइम के हिसाब से। अभी भी जो बहुत सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है ना, जो पश्चिमी जो देश हैं, जो लोकतंत्र देश हैं, उनमें इतना परसेंटेज पे चुनाव लोग देने नहीं आते हैं। लोग पढ़ लिख भी ज्यादा लिए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि कौन जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा चुनाव देने में, वोट करने में, इससे अच्छा तो छुट्टी मना लेते हैं। तो अभी भी बहुत सारे देशों में इतना परसेंटेज में चुनाव नहीं होता है जितना कि हमारे देश में जब आज़ादी के टाइम पे पहले ही चुनाव में इतना चुनाव लोगों ने वोट डाल दिया था। और सबसे वोट थोड़ा कम किस वजह से भी डाला था कि जो उस टाइम पे ना महिलाओं की हालत, अभी भी आप देखते हो, और उस टाइम पे तो महिलाओं की हालत बहुत पिछड़ी हुई थी। उस टाइम पे क्या था, महिलाओं ना कुछ, उनकी कोई खुद की पहचान नहीं होती थी। बहुत मतलब भारत कोशिश कर रहा था हर तरीके से बढ़ने की आगे, बट कुछ लोगों ने था कि जो महिलाएं थी ना, वो अपना नाम तक नहीं लेती थी। वो बताती थी कि मैं फलाने फलाने की पत्नी हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मतलब वो खुद का नाम लेने से भी डरती थी। उनके खुद के वोटर्स कार्ड नहीं थे, तो बहुत ही दिक्कतें हुई थी। तो इसलिए थोड़ा महिलाओं का पार्टिसिपेशन उस टाइम पे कम था। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका चुनाव क्षेत्र का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको पता है तो, ठीक है, बताइएगा। आपको पता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। तो चलो मैं बता देती हूँ, उनका चुनाव क्षेत्र का नाम था फूलपुर, ठीक है। उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो उनका चुनाव क्षेत्र, वो था फूलपुर। अब ये बताइए किस राज्य में है, ठीक है। अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अगर नहीं पता है तो आप गूगल सर्च करिएगा, ठीक है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि आप गूगल सर्च करोगे और आपको चीज़ याद हो जाएगी, फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो आपको एक चीज़ दो दो तीन तीन बार रिवाइज हो जाएगी, और कल वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो इस प्रकार से आप एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार एक ही दिन में रिवाइज करके, तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा चांस है कि वो लंबे टाइम तक रहने वाली है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 68 फेजेस में हुए थे। और देखिए उस टाइम पे कितने कैंडिडेट्स थे, कितने प्रत्याशी थे, तो 1874 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जो कि 53 पार्टी से रिलेटेड थे, जिसमें से कि कुछ थी राष्ट्रीय पार्टी और कुछ थी जो लोकल लेवल पे पार्टी होती हैं, वो पार्टीज थी। और अब ये जब चुनाव हो गए, सब कुछ निपट गया, तो 17 अप्रैल को, ठीक है, 1952 में हमारी पहली लोकसभा का गठन होता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है जी, सीधे सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन होता है, और जिसका पहला सेशन, फर्स्ट जो सत्र होता है, वो होता है 13 मई 1952 को, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा डाटा क्लियर हो गया होगा। और देखिएगा कितने लोगों ने, मतलब कितनी देशों ने, ठीक है, भारत को ये दिखाने की कोशिश करी कि आप चुनाव नहीं करा सकते हो और आपका संविधान नहीं चलेगा, आप एज ए कंट्री, और जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है और आप लोकतंत्र लाने की कोशिश कर रहे हो, आप बुरी तरह फेल होगे, मुंह की खाओगे। ऐसा देशों ने बोला, लोगों ने बोला, मतलब हर कदम कदम पे उन्होंने कोशिश करी कि इंसान को जितना तोड़ सकते हो तोड़ लो, ठीक है। बट हमारे उस टाइम के जो नेता थे, उस टाइम का जो विजन था, उन लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ में भारत में चुनाव कराए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारे यहाँ के जो लोकतंत्र है ना, देखिए आप किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं कि वो ऐसे थे, वो ऐसे नहीं थे, देखिए सब फ्री है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब बोलते हैं, महात्मा गांधी के बारे में भी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, मतलब जिसके बारे में जिसको बोलना है, सबके अपने व्यक्तिगत विचार वो रख सकते हैं। ये सिर्फ किस वजह से, ये हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र है और जो इतने निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं उस वजह से। और आपने कभी भी देखा होगा कि ज्यादातर क्या होता है कि जो भी अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी होती है, वो अपनी हार स्वीकार करती है, और जो नेता जीत के आते हैं, जो प्रधानमंत्री जी बनते हैं, वो हमेशा हमारे भारत में उनको शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं और अपनी हार की जिम्मेदारी खुद पे स्वीकार करते हैं। तो ये ही एक हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है हमारे देश में, उसकी खासियत है। तो देखिए आपके साथ में भी जब भी आप कुछ अच्छा करने की सोचते हो, तो आप यहाँ से एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे एक देश को सब बाकी सारे देशों ने दिखाने की कोशिश करी कि आप चुनाव नहीं करा सकते हो। और उसके बाद में अब तक देखिए 1951 से और अब तक हमारे यहाँ पे 2020 तक चुनाव होते आए हैं, राज्यों में, देशों
देशों में निष्पक्ष चुनाव होते आए हैं, उन्होंने तो ये बोल दिया था कि भारत 10 साल भी नहीं चलेगा, लोकतंत्र भारत में, संविधान 15-20 साल ऐसे भी नहीं चलने वाला। बट देखिए चल रहा है, सबके सामने चल रहा है और हमेशा ही चलता रहेगा। तो इनसे आप ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेके आप कुछ सीख सकते हैं कि अगर आपको लोग, आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, ठीक है, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप सोचिएगा कि देखिए सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, बट आपको क्या काम है, इन सबको सुनना और इनसे सीखना, ठीक है, इनसे प्रभावित नहीं होना और आगे बढ़ना। तो चलिएगा अब हम देख लेते हैं कि पहली लोकसभा और 17वीं लोकसभा का कुछ जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि चीजें यहाँ पे याद रहें। और 17वीं लोकसभा क्या है, ये हमारी अभी वाली लोकसभा है जिसके चुनाव हुए हैं 2019 में, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, कुछ इसका थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू लेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार के बन सकते हैं कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तब हुआ था, पहली सत्र कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ है, 13 मई 2019 को, ठीक है। पहली लोकसभा में सीट्स कितनी थी ये हम अभी देख चुके हैं। और 17वीं लोकसभा में सीट्स थी 545, जिनमें से कि 542 सीटों पे ही चुनाव हुए थे, ठीक है। 2 तो आपको पता है एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड हैं उस बार, उस टाइम पे, ठीक है। और 2 अभी उनका जो रिजर्वेशन है वो तो अभी 26 जनवरी 2020 से समाप्त किया है, पर उस टाइम पे तो 2 एंग्लो इंडियंस हो गए, तो होती हैं 543 सीट्स जिन पे चुनाव होने हैं, ठीक है। और एक सीट पे चुनाव हो गए थे जिसपे कि बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारे पैसे पाए जाने की वजह से वेल्लोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव कैंसिल हो गए थे। तो ये हुए थे भारत में जो 17वीं लोकसभा के लिए 542 सीटों पे चुनाव, ठीक है। तो ये डाउट मत रखिएगा कि कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आप ये मत सोचिएगा कि करंट एग्जाम में 1 साल का या 6 महीने का पूछा जाता है। तो देखिए भाई चुनाव तो साल में 5 साल में एक ही बार होते हैं लोकसभा के सामान्य तौर पे, तो क्यों नहीं उसका क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है जी, कभी भी पूछा जा सकता है जब तक कि 17वीं लोकसभा चल रही है, कि इस 17वीं लोकसभा में कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे। तो 542 सीटों पे चुनाव हुए, होने चाहिए थे 543 सीट पे, एक सीट पे चुनाव क्यों नहीं हुए वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो चलिएगा और ये देखते हैं कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, और अब वाली लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी, ठीक है। और देखिए इसके उपाध्यक्ष कौन थे, एम ए अयंगर जी, ठीक है। और अभी मैं कल की वीडियो में ही आपको बताया है कि उपाध्यक्ष का जो स्थान है यहाँ पे रिक्त पड़ा हुआ है, और ये आपको मैंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि जो 10वीं लोकसभा थी, ठीक है, तो 10वीं लोकसभा तक क्या था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल से आते थे, मतलब जिस पार्टी से पीएम बनते थे उसी पार्टी से दोनों आते थे। बट 11वीं लोकसभा से क्या हुआ कि जो सत्ताधारी दल और विपक्ष के दल थे उन दोनों ने एक आपस में समन्वय बिठा लिया और उन्होंने कहा कि जो अध्यक्ष होंगे, जो स्पीकर होंगे वो तो आएंगे सत्ताधारी दल से, और जो उपाध्यक्ष आएंगे जो मुख्य विपक्ष पार्टी होगी, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो पहली पार्टी और उसके अपोजिशन वाली जो सबसे मतलब जिसके सेकंड नंबर पे वोट्स कैंडिडेट्स होंगे, तो वो उसका जो व्यक्ति वो चुनेंगे वो होगा उपाध्यक्ष। तो ये वाला अभी स्थान है वो खाली पड़ा हुआ है 2019 से, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। और सदन के नेता पहली लोकसभा में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरी अब 17वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी। और आप महासचिव देख सकते हो, पहली लोकसभा के महासचिव कौन थे, एम.एन. कौल, ठीक है, जिसे कहा जाएगा सेक्रेटरी जनरल। और इस वाली लोकसभा के जो महासचिव हैं वो हैं स्नेहलता श्रीवास्तवा। तो ये वाला आप देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ याद नहीं रह रहा है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। और ये देखिए क्वेश्चंस इनसे पूछे जाने के चांस है। और आप ये तो जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, बट ये तो भाई स्टैटिक है, ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाला है। और अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि 2019 में जो चुनाव हुए हैं, जो है कि हमारी 17वीं लोकसभा, वो क्या है, किस बारे में बात करते हैं, मतलब उसमें किस प्रकार से चुनाव हुए, कब कब हुए। तो एक हल्का सा इसका देख लेते हैं। तो इस 7 चरणों में चुनाव हुए थे, 11 अप्रैल से 19 मई तक। और आप में से बहुत लोगों ने वोट भी दिया होगा, मतलब आप पढ़ रहे हो तो ज्यादातर लोग एलिजिबल होंगे, कुछ को छोड़ के कि जो 12th के बाद में ही डायरेक्ट इस चैनल पे जुड़ चुके हैं, शायद उन्होंने वोट नहीं दिया होगा। तो मोस्टली लोगों ने बहुत ज्यादातर लोगों का तो पहली बार ही वोट रहा होगा इस वाले इलेक्शन में, और कुछ लोगों ने दूसरी बार भी वोट दिया होगा। तो देखिए मेरा भी इस बार पहली बार वोट था, मैंने भी लाइफ में पहली बार वोट किया था, तो ईवीएम भी देखने को मिला। तो आप ना ऐसे ही चीजों को याद रखिएगा, आपने वोट दिया, ठीक है, आपने ईवीएम देखा, अब हम उसी के बारे में भी पढ़ेंगे, नोटा के बारे में भी पढ़ेंगे कि उस पर नोटा का ऑप्शन भी आता है। और आपने वीवीपैट भी देखा होगा, ठीक है, जब चुनाव में वोट दिया होगा, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो देखिए मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि चुनाव होने वाले थे 543 सीट पर हुए हैं 542 सीट पर, क्योंकि जो वेल्लोर लोकसभा सीट थी उस पर चुनाव रद्द कर दिए गए, क्योंकि उसमें जो वहाँ का एक वो कैंडिडेट थे खड़े हुए थे, उनके घर पे बहुत सारा पैसा पाया गया। तो चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए यहाँ पे तो निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा पैसा इनके घर से पाया गया है, इन्होंने किस किस को बांटा है, क्या क्या किया है, तो इसीलिए यहाँ के चुनाव कर देते हैं रद्द। और जो मतदाता लगभग मतदाता हैं वो है 90 करोड़, ठीक है। और जिसमें से कि मतदान परसेंटेज रहा है वो रहा था 67.11%, ठीक है, 67.11% ये हमारा मतदान वोटिंग परसेंटेज रही है। और सबसे अधिक मतदान कहाँ पे हुआ है, मतलब किस राज्य या यूनियन टेरिटरी जो सबसे अधिक मतदान हुआ है वो हुआ था लक्षद्वीप में, जो थे कि 84.96% मतदान हुआ है। तो देखिए आप ये वाले क्वेश्चंस आए ना आए, बट एक बार आप देख सकते हैं, थोड़ा एक आइडिया रख सकते हैं। और जो इससे रिलेटेड चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है, ईवीएम वीवीपैट ये वाले क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखते हैं कि सीट्स देख लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं कि सीट्स किस किस को आई हैं। बीजेपी को आई हैं 303 सीट्स, ठीक है, आईएनसी को आई हैं 52 सीट्स और डीएमके को आई हैं 23 सीट्स। सबसे ज्यादा किसको आई है, बीजेपी को। और देखिए बीजेपी के जो दल हैं जिनके साथ में अलायंस बना लेती है, गठबंधन कर लेती है, वो उसको कहते हैं एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी आई है 353 सीट। और ये यूपी है, यूपीए है, ये है कांग्रेस का अलायंस जिसे कहा जाएगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो इसकी आई है 91 सीट्स, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे अपोजिशन वाले लीडर बनने की जो क्राइटेरिया होता है वो इसी वाली सीट से होता है, ठीक है, कि हमें तो 55 सीट्स चाहिए। अब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि विपक्ष के नेता के लिए 55 सीट्स चाहिए या 10% सीट्स होनी चाहिए, जो टोटल उस टाइम पे लोकसभा की सीट्स हैं। तो इसमें 55 सीट्स 3 सीट्स कम होने की वजह से, इसी वजह से हमारी जो ये वाली लोकसभा है इसमें हमारा कोई विपक्ष का नेता नहीं है। तो अब ये देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि नोटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने नन ऑफ द अबव ऑप्शन देखा होगा, जिसको इस बार मिली है 1.04% वोट। आपको मैं पहले तो ये बता दूं कि देखिए नोटा ना कभी, अभी हमारे यहाँ पे ऐसा नियम है कि अगर नोटा को ना कितने भी वोट मिल जाए, अगर 49 वोट्स भी 50 वोट्स में से नोटा को मिल जाए और 1 वोट कैंडिडेट को मिलती है, तो नोटा से कोई विजयी घोषित नहीं होता है। जो जीतने वाले कैंडिडेट्स वोट है वो ही जीते जाते हैं। नोटा का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे लोगों को अगर कोई पसंद नहीं आता है, उनके जितने भी ऊपर वाले कैंडिडेट्स उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं, तो वो नोटा को वोट दे सकते हैं। और नोटा को वोट देने का मतलब है कि ये सरकार को ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशर डालता है और उनको दिखाता है कि जहाँ पे जैसे कि कुछ वोट से एक गवर्नमेंट का कैंडिडेट हार गया, तो उसको ये लगता है कि शायद हम अच्छा कैंडिडेट खड़ा करते, ठीक है, जिसपे क्रिमिनल चार्ज नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो शायद से ये वाली जो वोट थी जो नोटा को गई हैं और ये हमारे कैंडिडेट को मिल जाती, और क्या कहते हैं, तो ये चांस होते कि हमारा जो पार्टी का नेता है ये जीत जाता। तो इससे क्या होता है कि जो नोटा को वोट जाती है, तो एक थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ा सा मतलब कि जो पार्टीज है वो उनको ये सोचने पे मजबूर करता है कि वो एक अच्छा कैंडिडेट वो इलेक्शन में उतारें। तो चलिएगा, सबसे ज्यादा नोटा किस राज्य में आया है, ये आया है बिहार राज्य में। और ये देखिए अब नोटा को हम देख लेते कि नोटा सबसे पहले यूज कहाँ पे हुआ था, तो आप अपने नोट्स में यहीं पे ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है बट मैं आपको बता देती हूँ। जो नोटा का जो सबसे पहले जो राज्य है, जो यूज करने वाला भारत में राज्य है, वो बना था छत्तीसगढ़ 2009 में। उन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, ठीक है, जो उनके लोकल के सरकार के इलेक्शंस होते हैं उसमें उन्होंने नोटा को यूज किया था। तो जो छत्तीसगढ़ बनता है 2009 में नोटा को यूज करने वाला पहला राज्य, जिसने कि गवर्नमेंट इलेक्शन में यूज किया थे, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में। तो अब 2013 में एक PUCL, ठीक है, PUCL नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। तो उनकी याचिका पे सुनवाई करते हुए तो उन्होंने क्या किया था, लोकसभा और ठीक है और विधानसभा के लिए जो चुनावों कराने के लिए नोटा का विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और जो हमारे चुनाव आयोग है उनसे कहा कि आप ये नोटा का जो प्रयोग है, नोटा शब्द को, नोटा बटन को आप इलेक्शन में, चुनाव में जोड़ने का सोचिएगा, लोकसभा में और विधानसभा के चुनावों में। तो ये भारत में इस प्रकार जब नोटा 2014 में पूरे देश में, ठीक है, 2014 के जो चुनाव हुए थे उनमें पूरे देश में नोटा यूज किया गया था। तो इस प्रकार से भारत जो पूरी दुनिया में 14वां देश बनता है, ठीक है, 14th कंट्री है जिसने कि एक नेगेटिव वोट का कॉन्सेप्ट अपने देश में इंट्रोड्यूस किया है, नकारात्मक वोट का
जो एक पद्धति है, जो सिद्धांत है, वो अपने देश में लेके आए। ये इस प्रकार से बनता है भारत में नोटा लाने वाला 14वां देश पूरी दुनिया में। और 2014 से ये पूरे देश में लागू किया गया नोटा। और पहले बार जो यूज किया गया था वो किया गया था छत्तीसगढ़ के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में। तो आई होप ये वाला डाउट अब आपको कोई है, फिर भी आपको, ठीक है, नोटा या किसी भी चीज़ से आपको रिलेटेड डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए 2013 में भी नोटा का यूज़ किया गया था। आप ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है, मैंने बोला है 2014 में पूरे देश में, ठीक है। 2013 में भी कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, एमपी और दिल्ली, इनके जब चुनाव हुए थे तो इनमें भी नोटा का यूज़ 2013 में किया गया था। और देखते हैं कि अब आप ये देखिएगा कि 2019 है, इसमें 78 महिला एमपी आई हैं, 78 महिला एमपी आई हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 2 राज्यों से आई हैं। आप बताइएगा, एक तो राज्य है यूपी से आई हैं 11, और उसी के साथ में वेस्ट बंगाल से भी 11 ही महिला एमपी आई हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो इस बार वाली लोकसभा चल रही है उसमें कितनी महिला एमपी है? 78। सबसे ज्यादा किस राज्य से आई हैं? वेस्ट बंगाल और यूपी से। कितनी कितनी आई हैं? 11। ठीक है, तो ये वाला डाउट। और भी कोई डाउट आता है इस चीज़ से रिलेटेड तो आपका कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो चलिएगा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो 100% वोटिंग परसेंटेज रहा है, मतलब कि ऐसी कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा कौन सा चुनाव क्षेत्र है जहाँ पे जितने भी लोग थे, मतलब जिस पोलिंग स्टेशन पे कि जो कि मतदान केंद्र पे 100% वोटिंग परसेंटेज रहा है, वो है बाराबंगल गांव। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। मतलब कि इस गांव में जितने भी वोट डालने वाले लोग थे सभी ने आके वोट किया है, इसीलिए इसका नाम आता है 100% मतदान में। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, ठीक है, जिसपे की वोट डली है 2019 में चुनाव में, वो है टशीगंग, जो कि आता है हिमाचल प्रदेश में। और ये भी आप हल्का सा देख सकते हैं कि 4 राज्यों में जो 2019 के जो चुनाव है उनके साथ में 4 राज्यों में भी और चुनाव हुए थे। ये है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। तो चलिएगा और आगे देखते हैं कि अब मैंने बताया था कि अब हम पढ़ेंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, वो है ईवीएम। कि ईवीएम क्या है? देखिए ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका मतलब ये है कि आप इस पर टच करके, ठीक है, वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है, आपको पेपर पे लिख के या स्टैंप लगा के वोट डालने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको बस बटन दबाना होता है और ये आपकी वोट ले लेती है। सबको पता होगा, ठीक है, इसमें बताने वाली कोई जरूरत नहीं है। फिर भी जिन लोगों ने वोट नहीं दिए, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, और जिन आप सभी ने वोट दे चुके हो जो लोग, तो उनको तो सब पता ही है। तो देखिए ये ईवीएम कितने वोट लेती है? अधिकतम ये एक ईवीएम में वोट डल सकते हैं 3840, ठीक है। और इसमें कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 64। एक ईवीएम में 64 कैंडिडेट्स की वोट डल सकती हैं और अधिकतम वोट हो सकती है वो 3840, और जिसमें से कि 64 कैंडिडेट्स में से एक नोटा भी इसी में शामिल होगा। और देखिए अब आपको डाउट आ रहा होगा कि आपने तो पहले और भी कुछ पढ़ा है कि कम कैंडिडेट्स की वोट डल सकती है या ज़्यादा कैंडिडेट्स की वोट डल सकती है। तो वो देखिए ईवीएम का अपडेशन के हिसाब से कि वो कितने अपडेट हो चुकी है। जैसे कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ऐसे ही ईवीएम का अपडेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से कम ज़्यादा आप कहीं पे पढ़ सकते हो। और ये ईवीएम में कितने वोल्ट की बैटरी यूज होती है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 66 वोल्ट की बैटरी यूज करी जाती है ईवीएम में। और ईवीएम किसी बिजली से कनेक्ट नहीं होती है। आपने भी देखा होगा कि वो एक अलग डब्बा टाइप का ही होता है, उसकी एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है तो उसकी प्रोग्रामिंग को दोबारा करना पॉसिबल नहीं है। वो प्रोग्रामिंग अगर आपको दोबारा बदलनी है तो मशीन को तोड़ा जाएगा, बिना तोड़े नहीं हो सकता है, और वो उससे हो जाएगी खराब। तो और ये कि पहली बार ईवीएम का यूज कब हुआ था, तो ये हुआ था पारावुर चुनाव क्षेत्र केरल में। पारावुर चुनाव क्षेत्र केरल में 1982 में। और ये भारत में ईवीएम का आविष्कार हुआ था 1980 में, ठीक है। ये किया था एम.बी. हनीफा ने। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ईवीएम में जो भारतीय ईवीएम मशीन थी उसका आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफा ने किया था। और देखिए 2004 में, ठीक है, ये लोकसभा और विधानसभा के सभी क्षेत्रों में ईवीएम को जो प्रयोग है उसकी मान्यता मिल चुकी थी। तो लोकसभा और विधानसभा में चुनावों में ईवीएम का प्रयोग जो 2004 में शुरू किया गया था। और आपको एक और बता दूं कि जी सीधा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईवीएम को बनाता कौन है, ठीक है। तो ईवीएम को बनाती है BEL बेल और ECIL, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, और ECIL है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। अब देखिए कुछ मतलब राइटिंग इंग्लिश की मेरी थोड़ी ऐसी है, थोड़ी शायद हिंदी की तो फिर भी थोड़ी ठीक है, इंग्लिश की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो जिन लोगों को समझ नहीं आती है तो मैं बोल देती हूँ, तो आप अपने लिख सकते हो, ठीक है। और आप
या फिर अगर कोई फिर भी कोई राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल फॉर्म सर्च करके उसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, आपको अगर करेक्ट एकदम से स्पेलिंग देखनी है। और मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छे से राइटिंग लिखूँ, और नेक्स्ट लेक्चर से कोशिश करूंगी कि जो सारी राइटिंग इंग्लिश वाली है वो कैपिटल लेटर यूज करूँ, ताकि कैपिटल लेटर आसानी से पढ़ लिए जाते हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ईवीएम तो देख लिया। अब आपने जब इस बार चुनाव दिया होगा तो आपने वोट दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि ईवीएम के साथ साथ में एक और वोट मशीन लगी रहती है जिसको कहा जाएगा वीवीपैट, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। तो ये अब वीवीपैट का पहली बार यूज कब हुआ था, इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था 2013 में नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में जो नोकसेन विधानसभा है उसके चुनावों में इसका पहली बार यूज हुआ था। और आप कैसे याद रख सकते हो, आप या तो नोकसेन याद रख लो या नागालैंड याद रख लो, आप इन दोनों में से किसी एक को याद रख लो। और न से ही तो नागालैंड आता है और न से ही नोकसेन विधानसभा आता है। तो इस प्रकार से आप दोनों याद रख सकते हो। और चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या हुआ था 2019 में, ठीक है। बहुत ही बहस चल रही थी कि हमें क्या कहते हैं ईवीएम यूज करनी चाहिए कि नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं। और कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे थे कि जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, उनमें अभी भी पेपर से वोट डाली जाती है, तो हमें उनको देख के हमें पेपर पे वोट डालनी चाहिए। तो देखिए सभी के अपने अपने मत होते हैं। मेरा मत मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसके साथ में एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए पूरी कोशिश करी जाती है, ठीक है, पूरी कोशिश 100% कोशिश रहती है कि ईवीएम बहुत अच्छे से यूज करी जाए और वो एकदम से उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसकी पूरी देखभाल करी जाती है, उसकी पूरी सिक्योरिटी करी जाती है। जैसे कि एक बड़े किसी वीआईपी की सिक्योरिटी होती है, ऐसे ही ईवीएम की सिक्योरिटी करी जाती है, उसकी कोई गड़बड़ ना हो, कुछ ना हो। तो क्या किया जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है और उसको कोई छेड़े ना। और आपको कुछ लोग बोलते थे कि पहले कि हम वोट किसी को देते हैं बट अंदर से वोट जाता किसी दूसरी पार्टी को है। तो इसीलिए ये वाला डाउट क्लियर करने के लिए वीवीपैट और इसमें क्या होता है कि आप जब ईवीएम पे बटन दबाते हो वोट डालने के लिए, आपने इधर ईवीएम पे बटन दबाया तो इधर वीवीपैट पे आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया, ठीक है, उसके बारे में इस पे आता है और एक स्लिप आती है और वो स्लिप रहती है 7 सेकंड तक। कितने सेकंड तक रहती है, 7 सेकंड तक रहती है और वापस से वो उसी मशीन के अंदर चली जाती है। और आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब हो सकता है क्वेश्चन, वैसे तो पूछे जाने का चांस है नहीं कि क्या ईवीएम की जो स्लिप निकलती है जो वीवीपैट से वो आप ला सकते हो। जी हम नहीं ला सकते, वो उधर की उधर ही रह जाती है वीवीपैट मशीन में। तो लोगों ने कहा कि भाई हमें वहां से, जैसे वो लोग भी अभी पेपर पे चुनाव करा रहे हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं, तो हमें भी अपने भारत में भी बैलेट पेपर पे ही चुनाव रखना चाहिए, ईवीएम पे नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये मतलब तर्क कोई बनता नहीं है कि वो देश करा रहे हैं तो हमारा देश नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो विकसित देश है, ठीक है, वो डेवलप्ड कंट्री है और अभी हम विकासशील डेवलपिंग कंट्री हैं। तो देखिए ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो मतलब आप कह दो कि एक देश बहुत आगे है और एक थोड़ा पीछे है, तो क्या ये वाला देश कोई नई चीज नहीं ला सकता है कि क्या हम क्या सारी चीजें इन्हीं को देख के फॉलो करें। जी बिल्कुल नहीं, हम तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसने ही किया है तो सबको वही काम करना है। वो हमसे भी कुछ सीख सकते हैं, हमारे देशों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पहले भी लिया है, तो अभी भी वो हमसे सीख सकते हैं। तो ये मेरे को तर्क थोड़ा ठीक नहीं लगा था कि वो देश पेपर पे चुनाव कराते हैं तो हमको भी पेपर पे ही चुनाव कराना चाहिए। बाकी देखिए सब डेमोक्रेसी है, यही तो हमारे यहाँ की देश का एक फायदा है कि यहाँ पे हर लोग बोल सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अब ये देख लेते हैं कि वीवीपैट का जो इस्तेमाल है वो 2014 में लोकसभा चुनाव में भी किया था। वो किया था एक पायलट बेसिस पे, मतलब पायलट बेसिस का मतलब है कि यहाँ पे देखने के लिए कि ये सही से चल रही है कि नहीं। तो ये 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का चुनाव किया गया था और 2019 से इसे कंपलसरी बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया गया कि भारत में जहां पे भी चुनाव होंगे सब जगह पे वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां पे बहुत सारे क्षेत्रों से जो मतलब एक उठा के वीवीपैट और ईवीएम मशीन के जो वोटिंग थी उनको मैच भी किया गया, तो वो पूरी वोटिंग जो थी वो सही आई थी, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा रहता ही है लोगों को डाउट। अब देखिए उससे तो थोड़ा ये तरीका बेटर ही है। पहले क्या होता था, जो बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे तो जो ट्रक के ट्रक ना उनको गायब कर दिया जाता था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो थी नहीं उस टाइम पे, मैंने तो बुक्स से पढ़ा है, जो अच्छी बुक्स हैं जिनमें कि न्यूज़पेपर में आता है, ये वाली बातें आती रहती हैं कि कैसे ईवीएम बैलेट पेपर से बेटर है। तो और मैंने आपको बोला था कि अभी आज का लेक्चर तो हमारा यहीं पे खत्म होता है
और मैं आपको पहले जो संसद का जो पहला वाला चैप्टर आया था तो मैंने उसको बोला था आपको कि जब ये वाले हम पढ़ते रहेंगे लेक्चर्स तो मैं उसमें कोशिश करूंगी कि आपको 2 या 3, जैसे कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट को बोला जाता है संसद, तो ऐसे ही मैं आपको बताती रहूंगी 1-2 देशों के नाम, तो ताकि संसद चैप्टर कंप्लीट होते ही आपके बहुत सारे देशों की संसद के नाम आपको याद हो जाए। और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो आज मैं 2 देशों की पार्लियामेंट के नाम लाई हूँ, एक तो लाई हूँ डेनमार्क का और एक का लाई हूँ मंगोलिया का। तो देखिए ये है फॉल कैटिंग, ठीक है, फॉल कैटिंग। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, आप थोड़ा सा इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करिएगा, इसको फॉल की जगह फल बोलिएगा, ठीक है, फल, और कैटिंग की जगह कटिंग, मतलब फल को है काटना, ठीक है। तो फल कटिंग हो गया, आप ऐसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऑप्शंस आएंगे तो आप उस हिसाब से वो सही ऑप्शंस चूज कर सकते हो। तो फल कटिंग, ठीक है, आपको फल काटना है। मैंने काम, मतलब मेरे को किसी ने फल काटने का काम दिया, मेरे घर वालों ने, तो उन्होंने बोला कि फल काटो ना तो उसे सही मार्क हो गया निशान से, फल को सही मार्क से काटना, ठीक है, इधर उधर से मत काट देना फल को, वरना जैसे अनार है उसे सही मार्क से काटना ताकि वो सही कटे, गलत ना कटे। तो फल कटिंग है वो करनी है आपको सही मार्क पे, ठीक है। तो डेनमार्क, मार्क से हो गया डेनमार्क, और फल कटिंग से फॉल कैटिंग। कि आई होप ये आपको सही लग रही होगी ट्रिक, ठीक है, थोड़ी फनी है, ऐसी ही ट्रिक होती है, जितनी फनी होगी ट्रिक उतनी आपको याद रहेगी। और आप भी बना सकते हो ट्रिक, ठीक है। आपको अगर कोई अच्छी ट्रिक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर मेरे को वो ट्रिक आपकी अच्छी लगती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगी लोगों को कि आपको अगर वो अच्छी लगती है तो आप वो भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट है मंगोलिया। मंगोलिया की पार्लियामेंट का नाम है खुराल, और आप ये कैसे याद रख सकते हो कि खुराल, ठीक है, खुर का सुना होगा ना आपने कि पैरों को बोलते हैं, ठीक है, मैंने तो सुना है हमारे यहाँ पे पैरों को खुर भी बोलते हैं, आपके यहाँ पे सबके यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि पैरों को खुर बोलते हैं। तो जब अगर किसी के घर में पोछा, ठीक है, अगर पक्का घर है तो पोछा, कच्चा घर है तो चौका अगर लग रहा हो, तो जो भी चौका पोछा लगा रहा है वो बोल दे कि कोई बच्चा आ रहा है कि इसको कि अपने खुर को अंदर मत ले आइयो, ठीक है, खुर को अंदर मत लाना, खुर पैरों को अंदर मत ले आइयो। तो खुर से हो गया खुराल, और ले आइयो से मतलब लिया मंगोलिया, ठीक है, खुर को अंदर मत लिया, तो ये हो गया खुराल मंगोलिया, ठीक है। आई होप आपको ये 2 नाम याद हो गए होंगे, और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ये तो बिल्कुल ही ऐसे याद हो जाए कि आप भूलो ही ना। और देखिए कम नाम याद करके भी मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप कैसे ऑप्शंस करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे, जैसे आपका एक ऑप्शन आ गया कि बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अब आपको नाम बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम आपको याद नहीं कि उनकी पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है। अब आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑप्शंस में एक तो रहता है कि फॉल कैटिंग बोला जाता है, ठीक है, एक बोला जाता है खुराल, एक आ जाए कि राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है, और एक आ जाए जातीय संसद। तो अब आपको ये तो याद है कि फॉल कटिंग तो बोला जाता है भाई डेनमार्क की को, और खुराल बोला जाता है मंगोलिया की को, और राष्ट्रीय पंचायत मैं आपको वो नेपाल की लास्ट वीडियो में जो त्रिपाल वाले मेथड से एक ट्रिक थी याद करने की वो बता चुकी हूँ। तो जो राष्ट्रीय पंचायत हो गई वो तो हो गई नेपाल की, ठीक है। तो बचता कौन सा है, जातीय संसद। तो इस प्रकार से भी आप जो गलत ऑप्शंस हैं जो मतलब वो ऐसे एलिमिनेट करके हटा के आप सही ऑप्शंस पे भी पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि वो सुझाव आपको, जो आप सुझाव देते हैं वो वीडियो में आपके लिए इंक्लूड करूं और वीडियो आपके लिए बेहतर बना सकूं। और कमेंट सेक्शन आपके सुझाव के लिए खुला हुआ है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक करने के लिए फ्री हैं, क्योंकि भाई हम सब तो डेमोक्रेसी में रहते हैं। पर आप देखिए, आप अगर डिसलाइक करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं क्या इंप्रूवमेंट करूँ, ठीक है, तो इससे कि मैं भी अपनी वीडियो बेहतर कर सकूँ। और आपको जो टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद अंकित का, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, आप उस पर नहीं हो, ताकि क्योंकि सारी वीडियोस की पीडीएफ उसी में दी जाती हैं। और अगर आप इस वीडियो को नए हो इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको बहुत सारा इस चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलता है, तो आप इस लॉकडाउन में पढ़ सकें और अपनी नौकरी लगा सकें। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे।